हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज ये फिफ्थ अप्रैल का पहला वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला न्यूज़ देखिए, टाटा मोटर्स से के बारे में निकल के आता है। आज टाटा मोटर्स आज सुबह में जो है 2% के करीब तेज़ी में था। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि इनका जो फ्लैगशिप प्रीमियम जो इनका कार ब्रांड है ना, जेएलआर, उन्होंने फिर से यूएस में अपना फिर से एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। ओके, आपको पता है कि ट्रम्प टैरिफ के वजह से जेएलआर ने अपना यूएस में जो एक्सपोर्ट करते हैं ये लैंड रोवर की गाड़ी, उसे इन्होंने रोक दिया था। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि ये फिर से अपना जो ऑटोमोबाइल जो अपना कार है उसे फिर से यूएस में एक्सपोर्ट रेज्यूम कर रहे हैं। ट्रम्प ने एक्चुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बोला जाए तो 25% का करीब टैक्स लगाया था। तो इतना टैक्स के साथ अब मतलब बिजनेस कर पाना मुश्किल हो रहा था जैगुआर लैंड रोवर के लिए। तो इसलिए इन्होंने जो है यूएस में अपना जो शिपमेंट था, अपना जो गाड़ी का जो बेचना था, वो इन्होंने रोक दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेलर मे हैव डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द शिपमेंट टू द यूएस एज ट्रम्प हैज़ इंडिकेटेड दैट ही मे अनाउंस रिलीफ मेजर्स फॉर द सेक्टर। तो मे भी एक ऐसा उम्मीद है कि ट्रम्प ऑटोमोबाइल सेक्टर को कुछ रिलीफ दे सकते हैं। ये जो 25% का जो टैक्स लगा के रखा है ना, वो मे भी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने फिर से अपना यूएस में मतलब एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। देखिए, ये जो जेएलआर जो ब्रांड है ना, जैगुआर लैंड रोवर, इनका एक्चुअली बहुत बड़ा मार्केट मतलब अमेरिका में ही है। इनका सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू यूरोपियन यूनियन से आता है और सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ये रेवेन्यू ना अमेरिका से ही कमाते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये अमेरिका से ना 20 से 25% ये अपना प्रॉफिट अमेरिका से ही निकालते हैं। तो फिर तो अमेरिका जैसे इकोनॉमी में फिर से कार रिज्यूम करने पे इनको फ़ायदा, फिर से जो पुराना फ़ायदा होता था वो फिर से होते रहेगा। आते हैं नेक्स्ट खबर पे। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये आरआर केबल से रिलेटेड है। आज काफ़ी तूफानी तेज़ी ये शेयर में भी हमें देखने को मिला। 15 से 17% करीब तेज़ी था। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर में कितना ऑलमोस्ट 15% का तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ। तो यहाँ पे रीज़न है कि इनका ना Q4 का जो रिजल्ट है ना, वो इनका बहुत अच्छा आया। ओके, इनका रेवेन्यू जो है वो 2218 करोड़ आया और ये रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 26% बढ़ गया। ओके, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर इनका जो रेवेन्यू था ना, वो था 1754 करोड़। ओके, लास्ट ईयर का ये रेवेन्यू था। तो वहाँ से इनका रेवेन्यू बढ़ के 2218 करोड़ हो गया इनका रेवेन्यू। ओके, ये जो 2218 करोड़ है ना, ये इनका रेवेन्यू है। ये तो हो गया रेवेन्यू का। ओके, और अगर इनका पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करें तो वो 129 करोड़ के करीब में आया इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक मिनट में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ही फिगर दिखाता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे फिगर ये 129 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। ये लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 64% ज़्यादा है। तो 60, जब कोई कंपनी 50-60% का ग्रोथ दिखाए ना, मतलब इसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट, टॉप नॉच रिजल्ट इसे कहते हैं। लास्ट ईयर अगर इनका प्रॉफिट का बात करें तो वो करीब 79 करोड़ था। तो 79 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 129 करोड़, तो प्रॉफिट में 64% का इजाफा हुआ है। और अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में भी अच्छा, कितना 26% के करीब रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। तो दोनों फ्रंट पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो इसलिए कंपनी का शेयर में मूवमेंट भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। नेक्स्ट आता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो मैंने इसका रिजल्ट आपको कवर करके दिखाया था। तो यहाँ पे भी आज काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला, 12-15% करीब तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि इनका भी प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना करीब 45% बढ़ के आया था। और इनका रेवेन्यू बात करें तो इनका रेवेन्यू, ओके ओके, ये तो नेट प्रॉफिट है। ओके, इनका रेवेन्यू इनका करीब 56% बढ़ गया था। मैंने इसका रिजल्ट कवर किया था, आप चाहे तो वो देख सकते हो वो वीडियो। ये कंपनी कोटक महिंद्रा, एसबीआई और डीमार्ट, चारों का मैंने रिजल्ट एक ही वीडियो में कवर किया था। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो नेक्स्ट कंपनी M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। देखिए, ये काफ़ी लार्ज कैप कंपनी है। तो जब ये ऐसा कंपनी जब 24% का ग्रोथ दिखाता है ना रेवेन्यू में, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसका रेवेन्यू जो है वो 24% से बढ़कर 31,609 करोड़ पे आया है, जो कि पिछले साल का मैं अगर बात करूँ इसी क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, तो वो था आपका पिछले साल 25,434 करोड़। ओके, तो 25,434 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के कितना आया, 31,600 करोड़ के आसपास करीब में आया। मतलब ऑलमोस्ट 24% का प्रॉफिट में, सॉरी, रेवेन्यू में ग्रोथ है। और अगर इनका प्रॉफिट का मैं बात करूँ ना, तो प्रॉफिट देखिए 22% से बढ़ के ना 2,437 करोड़ आया, 2,437 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ना 2,000 करोड़ का प्रॉफिट था। ओके, तो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 2,400 करोड़ के करीब में आया। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों फ्रंट पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो इसलिए आज हमें शेयर में 3% के करीब तेज़ी भी देखने को मिला था। और कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दिया। डिविडेंड 25 रुपये, कंपनी ने एक्चुअली 25 रुपये का एक डिविडेंड भी दिया। ओके, 25 रुपया 30 पैसा का एक्चुअली कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो डिविडेंड भी इंजॉय कीजिए अच्छे कंपनी के साथ। हाँ, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि 25 रुपये का कंपनी ने करीब डिविडेंड भी दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे।
हाँ, तो जो नेक्स्ट है वो देखिए अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। आज आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा आज एक्चुअली तेज़ी देखने को हमें मिला था। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो रीज़न ये निकल कर है कि देखिए गौतम अडानी के कुछ क्लोज़ जो उनके ग्रुप के कुछ क्लोज़ जो मेंबर्स हैं ना, न्यूज़ ऐसा है कि उन्होंने उनका ट्रम्प के साथ कुछ मीटिंग हुआ है, ओके। और ये बोला जा रहा है कि मे बी मीटिंग में जो है लास्ट ईयर नवंबर में अडानी के ऊपर जो चार्जेस लगे थे, जो ब्राइबरी घूस देने का जो चार्जेस लगा था ना, वो जो केस है वो ड्रॉप कर दिया जा सकता है ये मीटिंग में भी यही बात हुआ है, ओके। तो अगर केस ड्रॉप कर दिया जाए अडानी के अगेंस्ट तो ये ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ होगा। तो इसलिए आज अडानी ग्रुप में ना हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा तेज़ी देखने को मिला इनके शेयर में। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है स्विगी। तो स्विगी में भी आज हमें काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला, 12-13% का यहाँ पे तेज़ी शेयर में देखने को मिला। तो इससे भी रिलेटेड हम न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए न्यूज़ एक्चुअली दो है, ओके यार। दोनों ही न्यूज़ ना स्विगी के लिए तो पॉजिटिव है। तो पहला तो न्यूज़ ये है कि देखिए स्विगी का जो 10 मिनट का जो डिलीवरी सर्विस था ना, जिसे बोल्ट नाम इन्होंने दिया था, ये बोल्ट को इन्होंने एक्सपैंड किया है, ओके। एक्सपैंड करके कितना 500 शहर से ज़्यादा में 500 शहर तक ये पहुंच गए, ओके। और वहीं इनका जो कॉम्पिटिटर है ज़ोमैटो, वो इस बिज़नेस से मतलब निकल जा रहा है। तो इससे मतलब स्विगी के लिए एकदम खुला मैदान हो गया, मतलब परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि अब ज़ोमैटो ही मेन राइवल था, वो भी अगर दूर हट जाए तो फिर ये अकेला बच जाते हैं। एक बार न्यूज़ को थोड़ा कवर करते आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ोमैटो को पहले कवर किया गया कि ज़ोमैटो हैड अनाउंस दैट इट्स स्टार्टिंग इज 10 मिनट्स फूड डिलीवरी सर्विस क्विक। तो ज़ोमैटो का जो सर्विस था 10 मिनट डिलीवरी का, उसका नाम था क्विक। तो इन्होंने इसे बंद कर दिया, ओके। बंद क्यों कर दिया वो भी आगे मैं बताऊँगा। और वहीं पर अगर आप स्विगी का देखें तो ये अपना जो 10 मिनट सर्विस था ना, वो उसे एक्सपैंड करते जा रहे हैं। अभी इंडिया में 500 सिटी तक इन्होंने एक्सपैंड कर चुके हैं, ओके। ठीक है, यहाँ पे तो इतना ही है। और नेक्स्ट पेज में भी देखते कि क्या यहाँ पे न्यूज़ है। हाँ, तो यहाँ पे ज़ोमैटो ने, जो मैंने आपको बताया कि ज़ोमैटो ने ये क्यों क्विट किया, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ोमैटो हैज सेड दैट इट इज़ शटिंग 10 मिनट्स फूड डिलीवरी सर्विस क्विक एंड होम स्टाइल में डिलीवरी एवरी डे, ओके, एज इट कुड नॉट सी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। तो इन्होंने लग नहीं रहा था कि इस बिज़नेस में मतलब प्रॉफिट हो सकता है, तो इसलिए ज़ोमैटो ने क्विट कर दिया। तो ज़ोमैटो के क्विट करते ही अब स्विगी अकेला प्लेयर बचा है। तो ये मे भी इनके लिए परफॉर्म करना, इनके लिए 10 मिनट सर्विस को एक्सपैंड करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है IHCL, टाटा ग्रुप का एक फ्लैगशिप होटल चेन बिजनेस। तो इनका भी एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं शॉर्ट में, ओके। तो इनका रिजल्ट देखिए थोड़ा एस्टिमेट को तो बीट नहीं कर पाया, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू जो था वो 2425 करोड़ रुपया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1900 करोड़ 1905 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में देखिए ग्रोथ तो अच्छा देखा जा रहा है, हाँ। बट वही, और रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू में कंपनी ने जो एस्टिमेट है उसे बीट किया, ओके। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करें ना, तो वो अच्छा खासा बढ़ के 522 करोड़ का प्रॉफिट आया, ओके। लास्ट ईयर ये एक्चुअली 553 करोड़ नहीं था। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था ना, वो इनका था 438 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 25% के करीब बढ़ के 522 करोड़ आया। लेकिन जो एस्टिमेट था 553 करोड़, उसे कंपनी नहीं बीट कर पाई। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। देखते हैं कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप EBITDA देखें तो वो 30% से बढ़ के 857 करोड़ आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 659 करोड़ था। और अगर एस्टिमेट का बात करें EBITDA का, तो एस्टिमेट था 874 करोड़ का, लेकिन EBITDA को भी नहीं बीट कर पाया कंपनी ने फिर से, ओके। तो मे भी ये भी थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जो है वो दोस्तों वो है कैम्स, ओके। कैम्स में देखिए ये यहाँ पे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोला गया, लेकिन मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बता दूंगा कि प्रॉफिट के फिगर्स कैसे थे, ठीक है। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू कितना 356 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर मैं बताऊँ ना तो वो 310 करोड़ था। तो मतलब रेवेन्यू में जो है करीब करीब 14-15% का कंपनी ग्रोथ किया है। और रेवेन्यू का एस्टिमेट कितना था, तो देखिए एस्टिमेट 364 करोड़ था। तो एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाई है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो स्लाइट नेगेटिव ही मैं बोलूँगा, ओके। और एक बार नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखिए 114 करोड़, ये जो 9% डाउन है ना, ये क्वार्टरली बोला जा रहा है, ओके। मैं ईयरली आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर एक्चुअली इनका प्रॉफिट ना 103 करोड़ का था, तो वो बढ़ के अब 114 करोड़ आ गया। तो हाँ, लास्ट ईयर का प्रॉफिट को तो कंपनी बीट कर चुकी है करीब करीब 10% के हिसाब से, ओके। लेकिन एस्टिमेट को कंपनी नहीं बीट कर पाई, क्योंकि एस्टिमेट था 117 करोड़ और आया कंपनी का प्रॉफिट 114 करोड़। तो मैं भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, या थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, वो हमें कल पता चलेगा। अगर EBITDA आप देखें तो वो 136 करोड़ पे आया, ओके, जो कि एस्टिमेट था 166 करोड़। तो EBITDA में भी अच्छा खासा कंपनी ने मतलब एस्टिमेट से बहुत दूरी रह गया एक्चुअली कंपनी। तो ये था कैम्स का रिजल्ट, देखते हैं कल क्या होता है एक्चुअली। और कैम्स में, ओके। और मैं एक्चुअली एक बात बताऊँ तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया है कैम्स में, ओके। ये इन्होंने एक्चुअली 19 रुपीज़ का एक डिविडेंड भी दिया है। तो
जिन्होंने बहुत कम लेवल पर खरीद के रखा होगा उनको फ़ायदा अच्छा समझ आएगा। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया कैम्स का रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं इंडियन रुपी पे। तो जो रुपी एक समय पे 87-88 का था, वो अभी वहाँ से गिर के 84 पे आ गया। तो और ये जितना कम होते जाएगा, ओके, बहुत कम हो जाए तो भी देखिए प्रॉब्लम है, तो एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हाँ, एक स्टेबल जगह पे 84-85 पे रहने से ठीक रहता है, क्योंकि जब स्टेबिलिटी रहता है तो इकोनॉमी भी, जब आपका करेंसी मतलब स्टेबल रहता है तो आपका इकोनॉमी भी को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। और वैसे क्रूड ऑयल के जो गिरते हुए प्राइस, वो और भी हमें हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करते हैं। तो दोनों फ्रंट पे करेंसी स्टेबल और जो क्रूड ऑयल का जो क्राइसिस है, दोनों फ्रंट पे हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ही की तरह है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे दोस्तों। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है आपका FII DI डेटा को भी एक बार देख लेते हैं। तो आज भी FII ने फिर से खरीदारी किया है, ओके, और DII ने भी खरीदारी किया है, कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि लगातार FII और DII दोनों खरीदते रहे। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में हमें ऐसा ही देखने को मिला कि FII DII दोनों ही जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मूडीज़ का एक हम रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो मूडीज़ का देखिए ये मानना है कि अभी इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन जो हो रहा है ना, कन्फ्लिक्ट की तरह जो एक सिचुएशन जो बन रहा है ना, इस कन्फ्लिक्ट के बावजूद भी इंडिया का जो इकोनॉमी है ना, वो काफ़ी स्टेबल ही रहेगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल क्यों रहेगा, क्योंकि इन्होंने देखिए कारण भी बताया। परसेंटेज इंक्रीज इन टेंशन कुड ऑल्सो इम्पेयर पाकिस्तान एसेस टू एक्सटर्नल फंडिंग। देखिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एंड प्रेशर इट्स फॉरेन एक्सचेंज। देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है ये काफ़ी लोन पे ही चलता है। ओके, ये लोन पे ही इधर उधर से पैसा भीख मांग के इनका इकोनॉमी चलता है। तो ऐसे में अगर ये बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्लिक्ट की ओर जाएंगे ना, तो इन्हें भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके तरफ से इन पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ओके, और मे भी ऐसा बोल दिया जाएगा कि अगर आप ऐसा इतना ज़्यादा अगर आप वार कॉन्फ्लिक्ट में फंसोगे तो आपको हम पैसा देंगे ही नहीं, या फिर देंगे भी तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे, या फिर आपको बहुत कम पैसा देंगे। तो ये पाकिस्तान को भी इस बात का डर है। ओके, और ऊपर से जब वार लगता है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पैसा का खर्चा भी होता है। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है जो कि ऑलरेडी काफ़ी गिरता ही रहता है, वो भी और कम होगा। ओके, तो ये एक रीज़न है जो कि इन्हें लगता है कि पाकिस्तान को एक्चुअली ज़्यादा नुकसान है ये वार से। कुछ और भी रीज़न यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका ये मानना है कि सी डेट कंपेरेटिवली सिंस इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस टू बी स्टेबल। तो हमारा तो स्टेबल आएगा, बट हाँ, अगर ऐसा हुआ कि देखिए अगर वार थोड़ा अगर लंबा खिंच जाए तो ऐसा होता ही है कि वार में पैसा बहुत खर्चा होता है, तो ये हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग काफ़ी इससे बढ़ जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।